मैं चाहूंगा प्रोफेसर सुधांशु कुमार जवाब दें इसका। पंकज भाई, एक अभी कह रहे थे साथी, दरअसल ये क्या एक तरफा है क्या? इसकी शुरुआत इस इलेक्शन में किन्होंने की? जो बातें एक देश का मुखिया ये हिंदू और मुसलमान पर चुनाव ले जाने की शुरुआत तो देश के मुखिया ने की ना, और वो भी पूरा झूठा बयान। कोई मुझे दिखा दे कि मनमोहन सिंह जी ने कब ये कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। उस बयान में मुसलमान शब्द तो कहीं पर भी नहीं है, नहीं नहीं, अल्पसंख्यक शब्द है ये ना। पंकज जी नहीं नहीं, ये हम लोग बताइए। वीडियो एक चला चुके हैं, शायद आप देख नहीं इसी पाए इसी हैं। ये वीडियो नहीं, चला मैं देख चुके चुका हैं। हूं, उसमें मुसलमान शब्द नहीं है पंकज भाई, माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक शब्द है। माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली मुस्लिम्स, ये फेक सर जी, नैरेटिव एक है। सेकेंड पंकज ये जी, फेक नैरेटिव है जो, देखिए, मैं आपने कहा कि इस देश के मुखिया ने अब इनसे शुरुआत आप की, क्या बहस उसमें मैंने करेंगे? कुछ नहीं बोला। उसमें मैंने कुछ नहीं बोला, हम्म, क्योंकि ये भी डिबेटेबल है। मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आप फ्री हैं, आप अपने विचार रखें। लेकिन मनमोहन सिंह ने ताल ठोक के कहा है माइनॉरिटीज एंड पर्टिकुलरली मुस्लिम्स। आप कहें तो वो वीडियो मैं थोड़ी देर सर में उसमें सुना दूंगा आपको। एक सेकंड सुन तो लीजिए ना, हाँ, खाली एक सेकेंड। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ये सारे शब्द थे ना। और वो कब कब कह रहे हैं? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने, उसमें किसकी गलती है आप कह सकते हो? क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जिस समय आ रही है उसके पहले कांग्रेस की सरकारें रही। तो कांग्रेस की सरकारें जो 50 साल राज करी, उसके बावजूद भी सच्चर कमेटी की जब रिपोर्ट आती है, जिस कांग्रेस की सरकार पर यह आरोप लगता है कि वो मुसलमानों का अपीजमेंट करती है, उसी के रिपोर्ट में आता है कि मुसलमानों के आज के दिन, उस समय में क्या स्थिति थी और क्या आज क्या स्थिति है। एक बात। दूसरी चीज, जो बयानबाजी शुरू, एक चीज बताइए, क्या उनको इस बयान की जरूरत थी? ये कहने की जरूरत थी? आप मुझे बताइए जरा, एक भी कहीं पर भी कहीं ये लिखा हुआ है कि ये किस प्रकार से जो है कांग्रेस का घोषणा पत्र मुगलों का घोषणा पत्र हो जाता है? जरा ये कोई मुझे समझा दे। कहां अभी आप बात कर रहे थे एक्सरे की, एक्सरे किस मायने में कहा जा रहा है? जाति जनगणना की बात हो रही है ना। जाति जनगणना एक राज्य ने किया, बिहार ने जाति जनगणना की। और जब बिहार में जाति जनगणना हो रही थी तो बीजेपी ने क्या उसका विरोध किया था? क्या बीजेपी उसके साथ नहीं गई? जब जाति जनगणना हो गई तो क्या बीजेपी ने उसका उसका श्रेय लेने का कोशिश नहीं किया? तो जब एक्सरे की बात तो जाति जनगणना के संदर्भ में हो रही है ना, और आप उसको उलट कर निकल कर ले आ रहे हो कि सारे संसाधन उठाकर किसको दे देंगे, ज्यादा बच्चों वालों को दे देंगे, ये कर देंगे, मंगलसूत्र लूट के ले जाएगा। इसकी शुरुआत आप बताइए पंकज भाई। सबसे पहले जो चुनाव आयोग ने, चलो ठीक है, कम से कम दोनों पार्टी के मुखियाओं को दिया, जेपी नड्डा साहब को चिट्ठी आई, उसमें सारे बयान सारी डिटेल्स लिख कर आए ना, तो उसकी शुरुआत किसने की है? और ये कहना, क्या जयंत सिन्हा ने मॉब लिंचिंग करने वालों वाला जेल से छूट के आया था, उसको माला नहीं पहनाया जयंत सिन्हा? मैं देखिए पंकज भाई, मैं इसलिए इसको, इस डिबेट को उस तरीके से मैं ले नहीं जाना चाहता हूं, चूंकि एक तरफा बयान आया इसलिए मैं ये कह रहा हूं। सवाल क्या है? हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, और ये सच्चाई है कि इस देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं, और धर्मों में भी फिर कई जातियों के लोग रहते हैं, क्षेत्र में भी अलग अलग तरह के विभाजन। और हम हमेशा ये सीखते आए थे कि ये जो है, ये जो अलग अलग तरह के लोग हैं, यही हमारी ताकत है। सवाल ये है कि चुनाव आने के बाद या चुनाव आने की वजह से क्या इनके ऊपर हमले होंगे? तो क्या एक आम नागरिक की तरह मैं ये बात कर रहा हूं, कोई पॉलिटिकल उस पर मत जाइए। एक आम नागरिक की तरह इन बयानों को अगर हम क्रिटिसाइज करेंगे तो टोटलिटी में करना पड़ेगा। एक्स का करेंगे, वाई का नहीं करेंगे, वाई को अप्रिशिएट करेंगे, एक्स को गलत बताएंगे, तो तब आप रियल मायने में फिर डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहे। और जिस तरह के सख्त मैसेजेस चुनाव आयोग की तरफ से आने चाहिए थे इन बयानों के बाद, क्या वो मैसेजेस आए? नहीं आए। उस तरह का सख्त संदेश, जिस आचार संहिता, जब प्रेस को आप याद करिए, जब चुनाव की घोषणा हो रही थी, आचार संहिता के बारे में बहुत विस्तार से हमारे चुनाव आयुक्त ने कहा था, मुख्य चुनाव आयुक्त ने। क्या वो खुद उसके ऊपर अमल कर रहे हैं? अब आइए इस बयान के ऊपर। एक तो हमारे एक साथी ने पहले ही बताया कि जो नेत्री बोल रही है उसकी हैसियत क्या है उस पार्टी में। क्या कांग्रेस की कोई वो मेंबरशिप ली हुई सदस्य है? वो नहीं है ना। वो एक आम है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि वहां पर सलमान खुर्शीद बैठे हैं, उनको उसका क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। लेकिन
मुस्लिमों के अंदर और जिहाद का मतलब जो हमने बना लिया है, इस देश ने जो जिहाद का अर्थ ले लिया है, वही अपने आप में बहुत वेग है। क्या जिहाद का मतलब खाली एक, जिहाद से चार चीजों के जिहाद की बात होती है। आप उठा, मैं हिंदी का प्रोफेसर हूं, मैं शब्दों को पकड़ता हूं। जिहाद का मतलब क्या है? खाली तलवार निकाल के काटना, ऐसा तो नहीं है ना। जिहाद का मतलब आत्मशुद्धि भी है, जिहाद का मतलब संघर्ष भी है, जिहाद का मतलब मुद्दों को लेकर लड़ाई भी है। और वो लेडी जो कह रही है, बहुत निरीता से कह रही है कि हमारे पास और कोई हक नहीं बचा है, हमारे पास और कोई ताकत नहीं बची है, हमारी ताकत यह है कि हम जो है वोट की जिहाद करें। वहां पर प्रॉब्लम कहां है, मैं वो भी क्लियर कर देता हूं। ये सवाल केवल आप एक धर्म के लोगों से अगर आप कह रहे हो तो वहां पर गलत होता है। एक तो ये पॉइंट है, इसमें मैं एग्री करता हूं। लेकिन जो दूसरा है, जो राजनीति के रूप से जो आप जो बातें कह रहे थे, वहां पर मेरा एग्रीमेंट है कि इस दौरान जिस तरह के चुनाव जिस प्रकार हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, वो इस तरह के बयानों का जिस तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है हर तरफ से, वो विपक्ष को हमेशा नुकसान पहुंचाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मुश्किल क्या है कि हम इस चीज को नहीं देख पा रहे हैं कि मान लीजिए कि इतने इतने बड़े स्तर का चुनाव हो रहा है, एक कोई छोटा सा कार्यकर्ता कोई बयान दे देता है, क्या उसको लेकर इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है? जिस तरीके से सारे मतलब बड़े बड़े लीडरशिप उतर जाती है बीजेपी की कि भाई एकदम जैसे लगता है कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अगर मान लीजिए वही बयान सलमान खुर्शीद ने, मैं पहले सलमान खुर्शीद ने क्या किया मैं उससे वाकिफ हूं। सलमान खुर्शीद ने तो वो किया है, शायद कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। याद करिए 2014 से पहले कुछ एक नेता थे कांग्रेस में जिनके बयानों की वजह से लोगों में एंगर होता था। मैं बहुतों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसमें एक व्यक्ति सलमान खुर्शीद भी थे। आप याद करिए उस दौर को जब अन्ना मूवमेंट खड़ा हुआ था और सलमान खुर्शीद को आगे करती थी मीडिया में कांग्रेस, और उसका जो है हर बार जो है रिएक्शन ही होता था, उसको कांग्रेस के लिए पॉजिटिव नहीं कर पाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी एक देश के नाते हमको क्या इस तरह की छोटी छोटी चीजों को लेकर भी इतना बड़ा वितंडा खड़ा करना चाहिए? क्या इतने बड़े स्तर पर चीजों को ले जाना चाहिए? आप उठाकर देखिए डिक्शनरी में, जब आपने कहा मैंने डिक्शनरी उठाकर देखा कि जिहाद का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। जिहाद का मतलब दिल से, जवान से, हाथ से और अंतिम है तलवार से लड़ाई करना, संघर्ष करना, अपने आप से संघर्ष करना भी जिहाद का हिस्सा है। तो अगर वो कह रही हैं तो क्या इतना बड़ा अपराध हो जाता है कि पूरा का पूरा विपक्ष उसके लिए, उसको आप ये कह दीजिए कि मुसलमानों के लिए एकदम एक तरफा वोट की बात कर रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल संगठन बेवकूफ होगा अगर वो ये सोचेगा कि मुसलमानों के बयान से वो देश में सरकार बना ले या किसी राज्य में भी सरकार बयान बना ले, उससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा। ये अलग बात है कि देखिए होता क्या है। क्या आप एक चीज बताइए, चलिए इसको अलग रखते धर्म वाले मुद्दे को, जातियों को लेकर अपील नहीं होती चुनाव में? हो रही है ना। एक पार्टी पहले कहती थी मैं माई कहती थी ना, बिहार की एक पार्टी माई की बात करती थी, आजकल बाप की बात कर रही। मामले तो वही है ना। माई का जब आप कर रहे थे तो किसी क्षेत्र विशेष को, जाति विशेष को आप संबोधित कर रहे थे। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हम रिलीजन पे आते हैं, सारा का सारा एकदम ऐसे उबाल आता है समाज के अंदर, जैसे लगता है कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया। और आप एक चीज और पूछ रहा हूं, जो राजनीतिक पार्टियां चुनाव में धर्म का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं, आप मुझे, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश में गौरक्षक कहां गए? कहां गए गौरक्षक? पिछले 2 चुनाव से गौरक्षक गायब हैं। उसके पहले के हर चुनाव में गौरक्षक नजर आते थे। आपको पता है पंकज भाई क्यों गौरक्षक गायब हो गए? मैं उत्तर प्रदेश में कई जगह घूमा, सर्वे किया, क्योंकि एक वेस्टर्न यूपी का इलाका ऐसा है जहां पर मवेशियों की वजह से एक बड़े पैमाने पर नाराजगी है। तो नाराजगी है तो वो गौरक्षक गायब हो गए, क्योंकि तब पॉलिटिकली बेनिफिट नहीं मिलना। मेरा केवल ये है, अंतिम सबमिशन में कह रहा हूं पंकज भाई, कि ये जब हम डिबेट कर रहे हैं तो हमारे फोकस में ये होना चाहिए कि हमारे बातचीत से, और ये जो नेता लोग करते हैं, क्या हम उनको कुछ सही रास्ते पर सजेस्ट करके ला सकते हैं? जिस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और जिस डेमोक्रेसी में हमको स्कूल में सिखाया गया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, वो बचा पा रहे हैं क्या? अगर उसको कोई बिगाड़ रहा है तो हमको उनके ऊपर जरूर सवाल करना चाहिए। ये पॉलिटिक्स से अलग चीज है। लेकिन एज ए पॉलिटिकल संगठन कांग्रेस को ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन में उसको ये बैकफायर करेगा, इसको नुकसान पहुंचाएगा। ये मेरा समझ। नहीं, आपकी बातों से मैं बहुत हद तक सहमत भी हूं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अपीजमेंट भी गलत है ना, और सवाल ये उठता है कि धार्मिक आधार पर बंटवारे की बात भी तो गलत है ना। तीसरी बात यह है कि आपने जिहाद का मतलब समझाया,
तो जिहाद के कई मतलब हैं, जिसमें एक मतलब ये भी है कि दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना भी तो संघर्ष का ही हिस्सा है ना। कश्मीर में जो हुआ था वो क्या था, वो किस तरह का संघर्ष था। मैं पाकिस्तान पे नहीं आऊंगा, मैं बांग्लादेश पे नहीं आऊंगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो हमारा देश अब नहीं है। लेकिन नहीं, मेरा आप बात सुन लीजिए, अब मेरी भी बात सुन लीजिए। आजाद हिंदुस्तान में 4 लाख लोग विस्थापित हुए, वो क्या था, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, उसको समझा दीजिए। हमने भी पढ़ा है और मैं भी इसी बात पे विश्वास करता हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। लेकिन यह आजादी के बाद 4 लाख विस्थापित लोग कौन थे, वो किस चीज का हिस्सा था, बिल्कुल वो किस चीज का हिस्सा था। और देखिए, अगर आप पॉलिटिक्स को टोटलिटी में देखने की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स में पोलराइजेशन कहां से शुरू हुआ, किसको खुश करने के लिए साहबानो केस, फिर वही पार्टी अयोध्या में ताला खुलवाती है, एक इलेक्शन का कैंपेन शुरू करती है वहां से, यह आपको मालूम होगा। एक इलेक्शन का कैंपेन शुरू करती है साहबानो केस के रिपरकशन को बैलेंस करने के लिए, यह आपको याद होगा। बिल्कुल ऐसे में सवाल उठता है कि मतलब हम कितना भी समझा दें, जैसे अगर हम कहते हैं हिंदुत्व का मतलब बड़ा व्यापक है, लेकिन अगर हिंदुत्व के मतलब से किसी को डर लगने लगे तो उसका मतलब कुछ डिक्शनरी में हो साहब, असलियत में कोई डर रहा है तो उसका मतलब वही डर है और कुछ नहीं है। आपसे नहीं, पंकज भाई, सुनिए, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन को ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं बाग साहब के पास भी जा रहा हूं, अनुपम जी आ रहा हूं। हाँ, आप बोलिए। मुझे देखिए, ये जो कोई भी व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर में जो विस्थापन हुआ, कोई भी इस देश का नागरिक ये कह सकता है कि नहीं जी हम जो विस्थापन हुआ हम उसके साथ खड़े, नहीं कह सकता ना, सबने उसको ये किया। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई एक धर्म विशेष की वजह से वो विस्थापन हुआ। अब एक चीज बताइए, नॉर्थ ईस्ट में भी तो ये चीजें हुई ना, उसको हम रिलीजन से क्यों नहीं जोड़ते? वहां पर भी तो चीजें हो रही है ना। जो जम्मू कश्मीर में हुआ, वहां पर एक आपके साथ बगल में एक ऐसा देश खड़ा है जो दिन रात आपके लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है, और उसके अलावा उसके एक और मायने भी है। मैं कई बार और चैनलों पर गया, मैंने एक बार कहा कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जब नाराज होते हैं तो वो लोगों से पाकिस्तान जाने के लिए क्यों कहते हैं, चीन जाने के लिए भी कह दिया करें कभी कभार, वो तो नहीं कहते वो। चलिए उसको भी छोड़िए, मैं जिस टोटलिटी की बात कर रहा था, और जो कुछ ऐसा नहीं है ना, इतिहास जब आप लंबे इतिहास की तरफ जाते हैं, कोई भी व्यक्ति उन चीजों को डिफेंड करने के लिए नहीं खड़ा हो सकता कांग्रेस के साथ जहां पर कांग्रेस ने गलतियां की, जिसमें से आपने 2 उदाहरण दिए। आज अगर आपने ताले खुलवाए थे तो फिर पीछे क्यों हटे, ये सवाल कोई पूछेगा उससे। जब आपने खुद ही ताले खुलवाए तो आपको कंटिन्यू रहना चाहिए था उसके साथ, और उसी के भरोसे एक पार्टी आज यहां तक करी हो गई कि आपका वो दावा कर रही है कि हम आपके बिना जो है इस देश को चला लेंगे और आपको मुक्त कर देंगे। उस शुरुआत तो वहीं से हुई थी ना। तो जब गलतियां करती है कोई पॉलिटिकल, मैंने आपको क्या कहा जब मैं कंक्लूड कर रहा था, तो मैंने ये कहा कि एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और चुनाव के बीच में उनको, जब इस तरह का माहौल देश में बना हुआ है जहां पर जिहाद का मतलब एक ही चीज होता है, जिहाद का मतलब अन्य अर्थ नहीं निकलते, तो वैसी स्थिति में जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग करने से पहले बचना चाहिए। मैंने अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ये कहा है, क्योंकि पॉलिटिकली इसका डिविडेंड नहीं मिलेगा, पॉलिटिकली इसका नुकसान होगा कांग्रेस को। मैं ये बातें कह रहा हूं जितनी मेरी समझ, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन हम लोगों को एटलीस्ट उस तरीके से नहीं करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। आर बाग साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे, आप जवाब देना चाहेंगे, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना चाहिए? नहीं, इंटरप्रिटेशन आप उस देश में देखिए लिटरेसी रेट कितना है, राजनीति को लेकर साक्षरता दर कितनी है, पॉलिटिकल लिटरेसी कितने हैं। ये तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, इसका अच्छा से व्याख्या, ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अच्छा से हम लोग व्याख्या नहीं कर सकते, उसका अच्छा शब्द ना ढूंढ के निकाला जा सकता। जहां से ये शुरू हो रही है और तमाम धाराओं के तहत ऑलरेडी एफआईआर बुक हो चुकी है, ये तमाम चीज को लेकर वो विकास कुमार जी जो है वहां के अफसर, उसको उनका बाइट देख रहा था, वो डिटेल्स बता रहे हैं कि ऐसे धारा लगी हुई है 124 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, मगर बात ये है कि उसके बाद क्या कार्रवाई क्या होगा।
इससे पहले मैं आपको मेन मुद्दे पे लाना चाहता हूँ। इससे पहले हमने देखा कि तालिबान शब्द का यूज किया आकाश आनंद जी ने, बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर। मामला उससे पहले मंगल सूत्र से आया है। उससे पहले आप देखेंगे जिस धरातल पे ये बात हो रही है वहां पे कब्रिस्तान, स्मशान, उसके बाद मंगल सूत्र, पता नहीं कितने। तो ये सारे के सारे जितने भी चुनावी रैली में भाषण देते हैं जितने बड़े बड़े लीडर, ये लोग कोशिश करते हैं कि जो वोट को पाना चाहते हैं, जो उनका टारगेट है, जो उनका फोकस है, जो उनका ऑब्जेक्ट है, उस वोट को अपने पॉकेट वोट के साथ, दूसरे वोट के साथ कैसे पोलराइज किया जाए। बात आकाश आनंद की है तो दलित वोट और मुस्लिम वोट अगर मिलता है तो उनका आंकड़ा बढ़ जाएगा। सहारनपुर में यही हुआ। उसके बाद आपके दूसरे जहां पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जहां दलित पॉपुलेशन है वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट को देके वो जीत के आए अमरोहा से भी। तो इसीलिए उसी वोट को पोलराइज करने के लिए आकाश आनंद किया, बाकायदा उनको लाभ भी मिला, ट्विटर में अच्छा खासा ट्रेंडिंग भी हुआ। उसी चीज को काउंटर करने के लिए अभी समाजवादी पार्टी के लिए मोहतरमा और इनके और भी रिलेटिव हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है समाजवादी पार्टी के, लेकिन चेहरा दिखाया जा रहा है सलमान खुर्शीद का, क्योंकि सिर्फ समाजवादी पार्टी को यूपी तक सीमित है। अभी उसको और सलमान खुर्शीद को दिखाने के बाद बड़ा मुस्लिम चेहरा हिंदू मुस्लिम करने के सबसे ज्यादा और अच्छा से कोशिश की जा रही है। इसको अगर निष्पक्ष रूप से देखा जाए, सलमान खुर्शीद जी को दिखाना, आकाश आनंद का तालिबान मुद्दे पे बीजेपी को घेरना, और उसके बाद अभी वोट जिहाद का जो मामला हम लोगों के सामने है, जो प्रकरण आ चुकी है, तो ये अपना काम कर चुकी है। समाजवादी पार्टी जो चाह रही थी, ये जबरदस्त तरीके से अच्छा से लोग मंथन किए होंगे, विचार विमर्श किए होंगे, इनके जो राजनीतिक जो बुद्धिजीवी हैं, तब जाके ये अच्छे मंच पे जहां पे सलमान खुर्शीद हो और अच्छा खासा मंच हो, उसी से ये बयान दिलाया गया कि मुस्लिम वोट को पोलराइज किया जाए। मेरा यही कहना है। अगर टीएम सेशन जैसा कार्रवाई हो जाता है तो फिर नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र शब्द ही नहीं आएगा। तो डायरेक्टली क्लेश कर रहा है। बीजेपी के हर चुनावी रैली में आप देखिए डायरेक्टली मुस्लिम को काउंटर कर रहे हैं। तब तो अगर एक कार्रवाई कर दे पीएम के ऊपर, सबसे बड़ी बात है, बड़े लीडर के ऊपर एक चुनाव आयोग अगर इतना सक्षम है और कोड ऑफ कंडक्ट लगी हुई है, बता दे ऐसा कौन सा, मैं आपको गिरा दूंगा, ऐसा कौन सा बीजेपी का रैली है जहां पे मुस्लिम को टारगेट नहीं की जा रही है, धार्मिक चीजें नहीं उछाला जा रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात नहीं हो रही है, सनातन शब्द नहीं आ रहे हैं, पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। अभी राम मंदिर तो बन गया, अभी इनको तो मुद्दा चाहिए ना। पहली आपका फर्स्ट राउंड जहां पे इलेक्शन खत्म हो गया, उसके बाद धीरे धीरे करके ये पोलराइजेशन, क्योंकि वोट मिल नहीं रही है, जो जितने भी इंडिकेटर्स हैं, जो लोग इसके ऊपर इंडिकेट करेंगे फर्स्ट फेज में इतने वोट, इतने सीट बीजेपी को जा सकती है, इतना एनडीए को जा रही है, इतना यूपीए को जा रही है, तब जाके हो सकता है और भी होगा। अभी बीजेपी का स्टेटमेंट आना बाकी है। इस क्रम में अभी कांग्रेस और बीजेपी का और स्टेटमेंट आएंगे इसको पोलराइज करने के लिए।